में जब हम पढ़ा करते थे, when I started, we had two parts of medieval history. First was known as the Rajput age and the second was known as the Muslim age. Now the consideration has been bygone, और अब जो consideration किया जा रहा है, ancient को ये लोग लेते हैं up till 10th century AD. ये ancient का component हो गया. Transition better है. अब जो मेडिवल हमको लेना है वो मेडिवल शुरू होता है, हम इसी को लेते हैं 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स टू मिड ऑफ 17th सेंचुरी. मॉडर्न क्वेश्चन ज्यादा लाता है, मेडिवल रुलाता है. रुलाता इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सोर्सेज बहुत सारे हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज हो. प्लेंटी ऑफ सोर्सेज आर देयर एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, अ फिनोमिनल प्रॉब्लम. इज नॉर्मल, ठीक है. सो जब हम इस टाइम पीरियड की बात करते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 AD. इसके पहले के दो हिस्से में करूंगा. पहला हिस्सा होगा इंडिया, दूसरा होगा द वर्ल्ड, कि क्या क्या कहां कहां हो रहा था, मेजर कंसेप्ट कौन से थे, सारी चीजों के बारे में बात नहीं करना है, विच इफेक्टेड इंडियन सोसाइटी बाय एंड लार्ज. सो इंडिया में उस टाइम पर राजपूत एज चल रही थी. रूलर्स वेयर मोस्टली राजपूत्स. सो इंडिया के अंदर पहला कंसेप्ट निकल कर आता है मेरे पास, द राजपूत एज. अब इस राजपूत एज के अंदर देयर वाज नो यूनिटी. तो पॉलिटिकली स्पीकिंग एक पॉलिटिकल हाईली डिवाइडेड सोसाइटी थी. पॉलिटिकली डिवाइडेड का मतलब ये नहीं हुआ कि स्टेट्स थे, जैसे इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, वैसा काम नहीं था. They were independent sovereign states. Several states were there. And everybody was Russia and Ukraine. Everybody was fighting with everybody. वो वाला काम है, अड़ोसी पड़ोसी से. कुछ लोग तो बहुत दूर दूर तक जाके लड़ाए. ये पॉलिटिकल सिचुएशन थी इंडिया की. डिटेल में हम बाद में खोलेंगे, आज सिर्फ सिंपल. सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर भी डिविजन्स थे. सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, और ये डिवीजन चालू हुआ था ज्यादा हद तक गुप्तन पीरियड से, गुप्तन एंड पोस्ट गुप्तन पीरियड से. सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिटीरियोरेशन हो चुका था, बोथ इन टर्म्स ऑफ कास्ट एंड इन टर्म्स ऑफ जेंडर. डिस्पैरिटीज थी, इविल्स थे सोसाइटी के अंदर. इकोनॉमिक सिस्टम करप्ट हो चुका था, इकोनॉमिक सिस्टम डाउनफॉल पे था. लेटर गुप्तन पीरियड से इकोनॉमिक सिस्टम वॉज डिटीरियोरेटिंग. बहुत सारे पैरामीटर्स थे. मेन पैरामीटर था राजाओं का कोई ध्यान नहीं था. मैं जनरल टर्म्स बोल रहा हूँ, कुछ राजा हुए हैं इस टाइम पर जिन्होंने ध्यान दिया है. बहुत सारे राजा इस तरह से थे जो अपनी जनता के लिए ध्यान नहीं देते थे. सो इकोनॉमिक सिस्टम वाज ऑन अ कोलैप्स, कोलैप्स. ये इंडिया की बात है. नाउ इंडिया कौन सा एक्सटेंट की बात करें, कौन सा इंडिया? इस इंडिया के अंदर हमारे पार्ट्स चालू होते थे राइट फ्रॉम अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब एंड सिंध, पंजाब, सिंध, राजपुताना से लेकर सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया. ये डिफरेंट पार्ट्स थे और अलग अलग पॉलिटिकल डायनास्टीज यहां राज किया करती थी. दैट वाज इंडिया आफ्टर गुप्तन पीरियड और आफ्टर हर्षवर्धन, era of Harshvardhan. Why Harshvardhan? Harshvardhan has a huge empire in the North India, not in the South India. Narmada was his boundary. उसके बाद में जो अलग अलग स्टेट्स बने वो एक दूसरे से लड़ा करते थे. जबरदस्त लड़ाइयाँ होती थी. आज इससे लड़ने गए, कल उससे लड़ने गए, परसों उससे लड़ने गए, दो हार गए तो जीत गए, इस तरह का काम था. पीपल वेयर नॉट कंसिडर्ड एट ऑल. लोग क्या थे, डजेंट मैटर. सोसाइटी सही नहीं थी, सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी. अनफॉर्चुनेटली एक जब भी वॉर होती है तो सबसे बुरा असर न सिर्फ हम इकोनॉमी को देखें, न सिर्फ हम पॉलिटिकल ऑर्डर को देखें, सोसाइटी में बाय एंड लार्ज सबसे बुरा पिसने वाली जो कम्युनिटी होती है वो है विमेन कम्युनिटी. रशिया के अंदर अभी जो हो रहा है, मतलब नॉट यूक्रेन के अंदर जो हो रहा है, ईश्वर गलत करे, जो न्यूज़ मेरे पास आई है, कुछ बच्चे इंदौर के आए हैं, उन्होंने बोला उनके साथ जो लड़कियां थी उनका पता नहीं वो कहाँ है, और न्यूज़ में भी नहीं वो न्यूज़, देयर इज़ नो न्यूज़ अबाउट देम. या तो लड़के गलत कह रहे हैं या वो न्यूज़ दबा दी गई है. सो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकल कर आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बच्चे कहाँ हैं. सो दैट इज़ द बैड एस्पेक्ट जो हमेशा हुआ है, हर वॉर में हुआ है. यही हाल यहाँ पे भी था. विमेन
सबसे बुरी स्थिति में थी इस टाइम पर महिलाएं। जहाँ जो लड़ाई हो रही है, जो दूसरा जीत रहा है, महिला उसकी संपत्ति थी। ये कंडीशन थी पूरे वर्ल्ड की, और कमोबेश वॉर के अंदर ये हर जगह हो जाता है। सेकंड चीज़, वर्ल्ड के अंदर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हुए इस टाइम पीरियड पर। जो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। कल मैंने एक वीडियो भेजा था आप लोगों को रशिया के बारे में। रशिया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दैट इज़ यूरोप के नॉर्थ ईस्ट हिस्से के अंदर इवॉल्व होना चालू होता है और बाद में फिर वो पावरफुल बनना चालू होगा। ये वो टाइम पीरियड है। इसी टाइम पीरियड पर यूरोप के अंदर कुछ मामले चल रहे हैं। यूरोप में धीरे धीरे नेशनलाइजेशन पकड़ना चालू कर रहा है, जोर पकड़ना चालू कर रहा है। बट वो नेशनलाइजेशन ओवरशैडोड है बाय द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर दो सेक्ट्स हैं मेजर, एक है कैथोलिक्स और एक है ऑर्थोडॉक्स, जिसके बारे में कल वीडियो ने बताया है। साइमल्टेनियसली देयर इज वन मोर एरिया जो अरब साइड का है, द अरब वर्ल्ड, दैट इज द अरेबियन पेनिनसुला बाय एंड लार्ज। साथ ही साथ में द अफ्रीकन कोस्ट्स, दैट इज मेडिटेरेनियन वाला हिस्सा, प्लस एशिया वाला हिस्सा। इस टाइम पीरियड पर इस्लाम इज एक्सपांडिंग लाइक एनीथिंग। खतरनाक तरीके से इन एरिया के अंदर इस्लाम वॉज एक्सपांडिंग। इस्लाम इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। जब से ये चालू हुआ है, इट हैज ओवरशैडोड ऑल अदर रिलीजन्स, whatever the reason may be, by sword, by words, by deeds, whatever. नेक्स्ट थिंग क्या होती है कि जो इस्लामिक सिस्टम है, इसके अंदर एक नया कंसेप्ट निकला था। कंसेप्ट था पॉलिटिकल एंड रिलीजियस यूनिटी। अब ये पॉलिटिकल और रिलीजियस यूनिटी किस तरह से होती थी कि देयर वाज ओनली वन हेड पॉलिटिकल एंड ही इज ऑल्सो हेड ऑफ द रिलीजियस। रिलीजन अलग अलग जगह पर है, सो ही ऑटोमेटिकली बिकेम द लीडर ऑफ ऑल मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये बंदा जो हुआ करता था इस टाइम पीरियड पे, उसको नाम दिया गया था द खलीफा, खालिफ, इंग्लिश में कैलिफ, या हम लोग इसको खलीफा भी लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, नो प्रॉब्लम। हिंदी में खलीफा। नाउ ये सिस्टम शुरू कैसे हुआ? सो मिड 7th सेंचुरी के अंदर देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ मोहम्मद। सो ही is termed as messenger of God. So ये messenger के तौर पर आए, not anything else, not as God. So as a messenger of God, and he promoted the religion that is today known as Islam. लाइफ के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद की 4 खलीफाओं को अपॉइंटिंग दे दी गई थी कि ये पहले ये होंगे, फिर ये होंगे और फिर वो होंगे। सो सबसे पहला नाम जो आता है आफ्टर मोहम्मद, दैट इज अबू बकर सिद्दीक, द टाइटल। देन सेकंड अबू बकर सिद्दीक, ही इज phenomenally well known in the world as the most pious of the kind, and he is considered as कि वो सिद्दीक जो टाइटल दिया गया था कि हम अपने रास्ते पर रहने वाले हैं। सेकंड वाज उस्मान, so second became Usman. Third was Umar, and fourth and finally Ali. Ali was related to Prophet Muhammad as son-in-law and simultaneously son-in-law, और simultaneously वो भतीजे भी थे, भाई के बेटे भी थे। अदरवाइज बाकी तीनों से भी रिलेशन थे, वो अलग रिलेशंस थे। Ali had 2 sons, Hassan and Hussein. So after death of Ali, एक पंगा फंसा कि अब तो खलीफाओं के नाम नहीं है। So a person came to become Khalifa, and at that time Islamic regime expanded up to Baghdad. बहुत बड़े एरिया में था। Baghdad became the learning center of Islam. So Hassan already is no more. Hussein is that person जिनको लोग चाहते थे कि वो अगले खलीफा बने, बट जो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं वो आ जाती हैं, एंड यहाँ पर एक बैटल होती है, द बैटल ऑफ करबला। एंड दैट बैटल ऑफ करबला
created a schism in Islamic world, Battle of Karbala. और यहाँ से हुसैन was killed in that battle. और यहाँ से इस्लामिक वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ जाती है, द शियाज एंड द सुन्नीज. द शियाज एंड द सुन्नीज. शियाज आर फॉलोअर्स ऑफ हुसैन अली. अल्टीमेटली दे आर मुस्लिम्स. बाद में इनमें और भी बहुत सारे शिज्म होते चले जाएंगे कि वी आर दिस, वी आर दैट एंड सो ऑन. द यूनिटी का ये डिटेरियोरेशन था. अब इसमें खलीफा बिकेम दैट पर्सन जो पॉलिटिकल एम्बिशन रखना चाहता था. ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पर पर्शिया अर्लियर वाज अ ह्यूज एम्पायर एंड अ वेरी पावरफुल एम्पायर. सबसे पहले जो मेजर बैटल्स हैं वर्ल्ड की वो पर्शियन एम्पायर और ग्रीक एम्पायर की रिकॉर्ड की गई हैं. उनके काफ़ी बैटल्स हैं आपस में. पर्शियन एम्पायर जब अपने डिक्लाइन पे था तो दे रिक्वायर्ड सर्टन सोल्जर्स एंड व्हाट दे डिड, दे फाउंड अ वॉरियर ट्राइब एंड दे ब्रॉट देम फॉरवर्ड. सो एक वॉरियर ट्राइब को ये लोग निकाल लाते हैं बाहर, पर्शियंस. दैट वॉरियर ट्राइब्स लेटर केम टू बी नोन एज दी टर्क्स. और ये टर्क्स उस पर्शियन एम्पायर की मदद करते हैं एक्सपांशन में. टर्क्स कहाँ से आए? एक सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा पूछा अपने मॉडर्न के अंदर भी पूछते हैं, मेडिवल अभी स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर भी हम पूछेंगे. सो टर्क्स आर नॉट फ्रॉम टर्की बट फ्रॉम सेंट्रल एशिया बॉर्डरिंग मंगोलिया. ये वो रीजन है जहां से टर्क्स निकले थे. टर्क्स अकेले नहीं है, वहां पे जो वॉरियर ट्राइब्स हुआ करती थी, मंगोल्स वेर सेकंड, थर्ड कजाक्स थे, कजाक्स कोसेक्स. ये मर्सिनरीज थे, ये घोड़े पर बैठ के लड़ने वाले लोग थे. बच्चा पैदा होता है और वहां पे घोड़े के ऊपर बिठा दिया जाता है, बेटा चल दौड़. ये वो वाला काम था इन लोगों का, घोड़े पे बैठ के तीरंदाजी करना एंड ऑल दोस काइंड ऑफ. दीज वर द फाइटर रेसेस. धीरे धीरे ये रेसेस कन्वर्ट होना चालू करती हैं एंड दीज टर्क्स वर डिवाइडेड इनटू सेवरल डिफरेंट ट्राइब्स एंड दोज टर्क्स वर एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट प्लेसेस. पहला कंसेप्ट ये समझिएगा कि लोग किस तरह से फैले हुए हैं, इस्लाम के अंदर कौन कौन फॉलोअर्स हैं, जहां हमारा मतलब है. सो ये टर्क्स स्प्रेड आउट थे बहुत सारी जगहों पर. इन्हीं में से कुछ रीजन्स थे, नॉर्थ के रीजन है, साउथ के रीजन है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इस्लाम फैलना चालू हुआ, उनमें से कुछ टर्क्स कन्वर्ट होना चालू हो गए इनटू इस्लाम एंड दे वर मुस्लिम्स. इसी बीच में जब इस्लाम फैल रहा था तो अरब ट्रेडर्स से ये इस्लाम फैलना चालू होता है और ये फैलता है श्रीलंका में, ये फैलता है इंडिया के अंदर इन केरला, ये फैलता है दूसरे स्टेट्स पे जहां पर ट्रेड चल रहा था. So African traders were the first spreaders of Islam in the South Asia part. Meanwhile, एक राजा हुआ करते थे श्रीलंका के, वो श्रीलंका में राजा मतलब सिटी स्टेट, केरला मतलब पूरा केरला मत समझिएगा. वहाँ पर एक राजा थे, उन्होंने एक घटना देखी, बड़ी खतरनाक घटना उनके हिसाब से घटी. उन्होंने देखा, वो महल में से रात को देख रहे थे, आसमान को देख रहे थे, तो चांद दो हिस्सों में बढ़ गया. वंडर, बड़ा वंडर था कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया. सो ही कंसल्टेड, जितने भी उनके ज्योतिष थे उन सबसे कंसल्ट किया. नोबडी कुड गिव प्रॉपर आंसर. अरब्स आए, जो पहले अरब्स आया करते थे यहाँ पर, जिस तरह से पोर्टुगीज आए थे उनको पैट्रोनेज दिया गया था, उसी तरह से अरब्स भी राजाओं के पास आते थे. फाइनेंस तगड़ा था. सो अरब्स जब वापस आना चालू हुए तो दे हैड अ डिफरेंट एटीट्यूड इन देम. दे वेर हाईली ऑनेस्ट एंड द काइंड ऑफ गुड पीपल एंड दे हैड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रेयर. तो उसने बोला भैया ये क्या बदलाव हो गया तुम्हारे अंदर? हाउ? बोले देयर इज अ पर्सन इन अरेबिया, उसकी वजह से. ओके. बोले क्या करा उसने जो तुम मान रहे हो? बोले फॉर एग्जाम्पल एक ही काम था जो चांद के दो हिस्से कर दिए थे ईश्वर के आदेश से. दैट वाज देयर वर्ड्स. सो ही गॉट इंस्पायर्ड. बोले ये तो मैंने देखा है, आई हैव सीन इट लाइव, सो आई हैव टू गो एंड मीट हिम. सो दैट किंग वेंट टू सऊदी अरेबिया, मेट प्रॉफेट मोहम्मद एंड व्हाइल ही वाज कमिंग ही डाइड एंड रूट एंड ही वाज बरीड एट ओमान. उनके जो फॉलोअर्स उनके साथ गए थे, दे केम बैक एंड दे वर द फर्स्ट कन्वर्टीज इन इंडिया एंड दे बिल्ट द फर्स्ट मॉस्क मलिक इब्ने दिनार केरला. ये मॉस्क सबसे पहले बनी. एंड ये जो फॉलोअर्स सबसे पहले थे, इनको हम हमेशा नाम लेते हैं लेकिन हमें उनकी ओरिजिन पता नहीं होती है. हम नाम लेते हैं इनका मुपलाज. मुपला रिवोल्ट से हम इसे जानते हैं. सो दीज आर दोज पीपल. तो इंडिया में इस्लाम आ गया, श्रीलंका में पहुंच गया. श्रीलंका के राजा ने एक गिफ्ट भेजी खलीफा के पास. नाउ खलीफा बेसिकली जो अरब था, अरब वो सिटी स्टेट्स. इट वाज नॉट सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया तो शाह सऊद के नाम पर है. इट वाज अलग अलग नाम से जाने जाने वाला इलाका था, जिसे आज हम मक्का बोलते हैं. वो रीजन था हज्जाज एंड मदीना वाज अ सेपरेट सिटी स्टेट. आज वो सब एक जैसा हो गया. सो प्रॉफिट मोहम्मद मदीना में
तो खिलाफत जो खलीफा हैं वो अलग अलग जगह पे शिफ्ट होते चले गए एंड लेटर ऑन खलीफा जाके बैठ गए डेमस्कस में। डेमस्कस आज कहाँ है? नॉर्थ ऑफ इसराइल। कौन सा कंट्री है? नॉर्थ ऑफ इसराइल कौन सा कंट्री है? नॉर्थ ऑफ इसराइल कौन सी कंट्री? डेमस्कस कहाँ है? लेबनान, लीबिया, सीरिया, सीरिया, शाबाश, सीरिया। सीरिया के अंदर अभी सिविल वॉर चल रही हो। वहाँ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? हेड ऑफ द स्टेट कौन है? बशर अल अस्साद। रशिया का फेवर में हो बशर अल अस्साद। और हमको ये लग रहा है जो एक आउटकम हो सकता है, इन केस अगर इसराइल इधर वॉर कर देता है तो वॉर डेडली हो सकती है इन मिडिल ईस्ट ऑल्सो। इन मिडिल ईस्ट ऑल्सो, क्योंकि रशिया हैज़ ओपनड अप कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं। रशिया हैज़ नो पॉलिसी ऑफ सेकंड यूज़, दे हैव अ पॉलिसी ऑफ फर्स्ट यूज़। अगर हम पर अटैक करोगे हम न्यूक्लियर मार देंगे, पहला न्यूक्लियर हम मार देंगे। दे हैव अ पॉलिसी ऑफ फर्स्ट यूज़ और उन्होंने इसको लॉ बना दिया है कि कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम छोड़ सकते हैं। सो दैट इज़ वन पैरामीटर। खैर, सो डेमस्कस में खिलाफत चली गई है और उन्होंने अपने अलग अलग जगह पे गवर्नर बिठा रखे हैं। इसी तरह का एक गवर्नर है जो ईस्टर्न एरियाज को गवर्न करता है। राजा ने श्रीलंका के एक शिप भेजा, एक या दो शिप थे, वो फॉरगॉट कितनी शिप्स थी, वो शिप्स भेजी उन्होंने जिसके अंदर सामान थे और स्लेव्स थे मेंट फॉर खलीफा। अब वो रास्ते में जा रही थी कोस्टल रीजन के अंदर, सो सिंध के पास पायरेट्स उसे लूट लेते हैं। खबर पहुंचती है खलीफा की तरफ से, लेटर आता है कि वी आर नॉट बॉदर्ड विद द मटेरियल, वी आर बॉदर्ड विद द स्लेव्स, रिटर्न द स्लेव्स। किसको आता है? सिंध के राजा को। सिंध के राजा इस टाइम पर दाहिर हैं। कहीं लिखा है मैंने सिंध? ये रहा। सो यहाँ पे राजा दाहिर हैं। इनकी कैपिटल के बारे में लास्ट ईयर क्वेश्चन है, उसकी स्पेलिंग मेरे पास जो नोट्स हैं वो अलग है। सो दैट वाज अ कंफ्यूजिंग पार्ट। सो दाहिर राजा, किंग दाहिर, जवाब देते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, पायरेट्स आर पायरेट्स, दे आर नॉट अंडर माई कंट्रोल। अगेन लेटर आता है, बोले नहीं आप तो कुछ भी करिए, चूंकि आपकी यहाँ पे सॉवरेंटी है इसलिए आपकी ड्यूटी है कि आप इसे लौटा दें। मीनवाइल डेमस्कस के जो राजा बैठे, खलीफा बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, बट द पर्सन जो यहाँ गवर्नर है, ही हैज इंटेंशंस ऑफ बिकमिंग अ खलीफा। सो ही सेंट अ फर्स्ट आर्मी और वो हार जाती है। ही सेंट अनदर आर्मी, वो भी हार जाती है। देन ही सेंट अ थर्ड आर्मी, अ लार्जर आर्मी अंडर मोहम्मद बिन कासिम। और उधर कौन सा कासिम था? उधर मीर कासिम था। सो मीर कासिम से ब्रिटिश चालू होंगे और यहाँ पर MBQ सिंध राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है। ना मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आते हैं, सीवियर बैटल्स होती हैं, वॉर लंबी खींचती है। अल्टीमेटली मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है और ये कहा जाता है कि उसने राजा की बेटियों के साथ शादी करी थी। वन कंसेप्ट। दूसरा, उसको परमिशन नहीं थी काम करने के लिए, तो उधर से आदेश आता है कि आप अपने आप को, दो कंसेप्ट मिलते हैं, आप अपने आप को बैल की खाल के अंदर बंद करके हमारे सामने प्रेजेंट हो, आपने जो करा है इट्स कंसिडर्ड एज अ वॉर क्राइम। व्हाटएवर, ये जब लौट रहा था तो मोहम्मद बिन कासिम वाज मर्डर्ड, बट मीनवाइल व्हाट इट क्रिएटेड वाज एन अरब स्टेट इन द सिंध। नाउ अरब अभी पावरफुल हैं क्योंकि खलीफा अरब है। साइमल्टेनियसली ये धीरे से शिफ्ट हो जाता है, ये अलग अलग जगह पर, बगदाद, इजिप्ट, देन फाइनली टू टर्की। अब ये जब शिफ्ट होता है तो अरब्स का पावर खत्म हो जाता है। अरब्स इस टाइम पर जितना पावरफुल हो सकते थे, सो दे स्टूड, मतलब पूरा एरिया राइट फ्रॉम बलूचिस्तान टू सिंध टू अफगानिस्तान, ये अरब्स के हाथ में आ जाता है। एंड टर्क्स एज अ वॉरियर ब्रीड जो कन्वर्ट हो गए थे, वो इनके साथ फाइटिंग फोर्स थे, दे वर फाइटिंग फॉर देम। धीरे धीरे अरब खिलाफत खत्म हो गई, दूसरी खिलाफत आ गई, इधर ध्यान रहा नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरब्स बिकेम वीकर और यहाँ पर टर्क्स सजरेंटी में आ जाते हैं और अपने सिटी स्टेट्स बनाना चालू करते हैं। इसी में एक सिटी स्टेट हुआ करता था गजनी, और उस गजनी के अंदर एक बंदा राजा बनता है। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ, दैट इज महमूद ऑफ गजनी, महमूद गजनवी। गजनी का महमूद प्लेस है, मोहम्मद गुर इज द प्लेस, इसलिए गौरी। सो गजनी अब इंडिया पर अटैक करना चालू करता है। बेसिकली ये वही टर्मोइल है जो सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा था, ये हर जगह हो रहा था। एवरीबडी वाज फाइटिंग विद एवरीवन एल्स। सो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है। गजनी गौरी से स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन सो फार? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ?
Malik ibn Dinar Mosque is also known as the Cheraman Mosque. यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसको डाल देना. Clear? So I'm sending you गजनी एंड गौरी का काम, ताकि आपको आज मिल जाए, कल हम इसको पढ़ना चालू कर देंगे. यू सेंड दिस, ये वाला पेज यहाँ से 11th, 12th, 13th एंड 14th, ये 4 पेज भेजो. गजनी एंड गौरी टुमारो. सो टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय. मेंस वाली क्लास ले रहे हैं अभी थोड़ी देर में. बाय बाय.